नमस्कार साथियों, आज है 21 जून 2026 और आज के दिन हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया था एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम। साथियों, जिसकी मैं जीके के एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं। इस परीक्षा में वही क्वेश्चन करवाए गए थे जो अक्सर हम अपनी सीरीज में पढ़ा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि विक्टोरिया पुल किस नदी पर बना है। साथियों, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार मैंने आपको बताया था कि विक्टोरिया पुल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना है और किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। साथियों, ये जो आपका विक्टोरिया पुल है वो मंडी जिले में है, व्यास नदी पर है, लेकिन इसको किसके द्वारा बनाया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। तो इस पुल को एक मंडी के राजा होते थे विजय सेन, तो उनके द्वारा विजय सेन के द्वारा बनाया गया था। और साथियों, जो ये आपका विक्टोरिया पुल है वो कब बनाया गया था, तो ये 1877 के आसपास बनाया गया था, 1877 के आसपास बनाया गया था। ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। देखिए, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो आपकी शानन जल विद्युत परियोजना है। शानन हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। साथियों, इसकी बात करें, ये जो शानन जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है, तो ये आपकी रावी नदी पर है। चलो मान लिया ये रावी नदी पर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ये मंडी के स्थान में है, तो जोगिंदर नगर में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितने मेगावाट की है, तो ये आपकी 110 मेगावाट की है। साथियों, अगर आपका इस बार एचपी टेट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है और आप भी एचपी टेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारियां करना चाहते हो, तो 1 जुलाई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आज मैं आंसर की ओर ज़्यादा रुक करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। 20 से 25 मिनट में आपकी आंसर की यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो आप सभी को मैं कितने बार बता चुका था कि जो सुकेती जीवाश्म पार्क है, सुकेती जो फॉसिल पार्क है, आपकी एक तो रेणुका झील, एक आपकी सुकेती झील या सुकेती जीवाश्म उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के आसपास है आपका सुकेती जीवाश्म उद्यान सुकेती फॉसिल पार्क, तो ये आपका जो मारकंडा नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, सिरमौर जिले में। आगे भी क्वेश्चन आएगा तो गलत बिल्कुल नहीं करेंगे जी। अगला क्वेश्चन है कि किस गांव को भारत का पहला विरासत गांव घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में अक्सर हम कई बार चर्चा करते हैं कि जो भारत का ऐसा पहला विरासत गांव कौन सा है। देखिए, विच विलेज हैज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का पहला जो विरासत गांव घोषित किया गया था वो आपका परागपुर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परागपुर कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो परागपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। और इसे जो विरासत गांव का जो दर्जा है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कब दिया गया था, 1977 में दिया गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड कहाँ पर था, तो उस समय ये आपका शिमला जिले में था। लेकिन जब ये पहले तो शिमला में, जब ये स्थापना के समय इसका बोर्ड शिमला में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वर्तमान समय में धर्मशाला है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि शिमला से धर्मशाला कब ट्रांसफ़र हुआ, तो शिमला से धर्मशाला के लिए 1983 में ट्रांसफ़र होता है, आपका स्थानांतरित होता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कांगड़ा कलम का संबंध किससे है। देखिए, अगर कांगड़ा कलम की बात करें तो कांगड़ा कलम का जो संबंध है वो आपका किससे है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चित्रकारी से है आपका कांगड़ा कलम का संबंध, क्योंकि जो ये कांगड़ा कलम है ये भारतीय चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली है और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में ही डेवलप हुई थी और ये पहाड़ी चित्रकला की एक महत्वपूर्ण रूप मानी जाती है आपकी कांगड़ा कलम। चलिए जी, मैं बहुत डिटेल से आज नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे आंसर की आपको बतानी है, ताकि जो 30 से 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके जीके के वो बहुत अच्छे से आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। अक्सर आंसर की सभी बच्चों को देख लेनी चाहिए ताकि आगे के लिए भी उनको हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। तो जितनी भी आंसर की आती है आप सभी साथियों को, तमाम साथियों को आंसर की देखना बहुत ज़रूरी होता है।
आगे बढ़ते हैं कि टांकरी क्या है। तो टांकरी जो है आपकी पहाड़ी भाषा की लिपि है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ इतना करना था कि एक तरह की लिपि है टांकरी, ना एक सिक्का है, ना विवाह की रस्म, ना बुनाई का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झांझर किस जिले का लोक नृत्य है। मैं कितने बार इस क्वेश्चन को आपको बता चुका था कि झांझर आपके चंबा में किया जाता है, और अक्सर आप मेरी वीडियो अगर एसपी टेट के लिए देखते हो ना, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप खुद बताइए क्या कितने क्वेश्चन हमने इन क्वेश्चनों को आप मेरे चैनल में अगर परमानेंट पढ़ते हो, क्या ये मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा है? एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई डिटेल से पढ़ा है, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। जैसे झांझर आपका कहाँ होता है? चंबा में होता है। झांझर के अलावा ढांगी है, आपका ढेपक है, आपका हंटेर है, मैंने सारे तो बताए आपको। आपका पंगवाल नृत्य है, सेन नृत्य है, गद्दी नृत्य है। तमाम साथियों को मैंने चंबा के नृत्य आपको सारे के सारे बताया। कुल्लू का मैं बताता रहता हूँ कि कुल्लू में करती किया जाता है। आपका किन्नौर का जैसे यांग यांग लगता है, क्यांग है, वाक्यांग है, वो यांगचू है। ये अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो हम कितने क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। सिरमौर में देखो बूढ़ा होता है, झूरी होता है, ठीक है, ये सारे नृत्य हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो ना जाने हमने कितने बार पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन है वो वीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया था। मेरे साथ ही कितने बार ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते थे, किसने कहा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराया, उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया, एक एक बात को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था मेरे दोस्त। इसीलिए इन बातों को आपने डिटेल से याद रखना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% क्लियर हो सके, तभी जाके मेरे साथी बात बनने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना कब हुई। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको पता नहीं कितने बार ये सेम क्वेश्चन पढ़ा दिया है कि भारत की जो नियमित जो 10 वर्षीय जनगणना होती है, नियमित का मतलब है कि कंटिन्यू 10 साल के बाद सेंसस होगा ही होगा, तो वो शुरुआत कराई थी भारत में 10 वर्षीय जो जनगणना है इसकी शुरुआत कराई थी लॉर्ड रिपन ने। कई बार मैं बोल चुका था, पहली बार तो हुई थी 1872 में, वो करवाई थी लॉर्ड मेयो ने, लेकिन वो सिर्फ जनगणना थी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1872, लेकिन पहली नियमित जनगणना, पहली 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड रिपन, जिनको जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। साथियों, लॉर्ड रिपन एक उदार वायसरॉय थे, और इनके द्वारा ही भारत में 10 वर्षीय जनगणना, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको भी समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। तो तमाम क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को तो पता नहीं हमने कितने बार पढ़ लिया है कि जो भारत में जो लोक सेवा आयोग है उसकी जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत। तो भारत सरकार अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसको मांटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी बोलते हैं। जो मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 है, उसी के तहत भारत में सिविल सेवा परीक्षा जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। साथियों, इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत मैंने कई बार आपको बोला है कि 1926 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था ली आयोग। तो ली आयोग का गठन हुआ 1926 में, और जिसके तहत यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की स्थापना की गई। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है साथियों, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आपके बार बार पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के लिए क्या किया। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए ली आयोग बनाया 1926 में, लेकिन एक्ट कौन सा था, तो एक्ट था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। तमाम बातें बहुत सही होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर इसी तरह इस पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का क्या नाम है। देखिए, मैंने तो ये भी बोला था कि वायसरॉय कौन था। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, और वो कमेटी जो बनती है वो बनती है हंटर कमेटी, और हंटर कमेटी बनाई जाती है 14 अक्टूबर 1919। तो 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड हंटर थे, और अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे, इसीलिए इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी था। इस कमेटी का कार्य था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके कारणों के बारे में जानना, कि क्या कारण रहे थे जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आया, और इस हंटर कमेटी को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने जो है वो
क्या कहा था, लीपापोती करार दिया था कि मतलब कि ये वाइट वॉश है जो कि आपके जो ऐसी आई है जो आपके अंग्रेजों की ना तो गलतियां छाटेगी और ऊपर ऊपर से आंसर दे देगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसे लीपापोती करार दिया था, वाइट वॉश कहा था, तो हंटर कमेटी को कहा था। साइमन कमीशन के बारे में आप तमाम सभी जानते हैं कि भारत में साइमन कमीशन 1928 में आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने बार बोलना था ये क्वेश्चन, कि भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग को 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इसी के तहत भारत का वायसरॉय बनाया जाता है। ये वही व्यक्ति है जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है। और साथियों ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, तो ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो तमाम अंग्रेजों ने तमाम चीज़ें भारत में करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो पिछली मेरी 70 वीडियोज और यूट्यूब पे जितने भी मेरे लाइव सेशन है उनको पढ़ लो भाई। वहाँ पे मैंने एक एक बात को बहुत डिटेल से बता रखा है। अगर आप मेरी लक्ष्य सीरीज़ देख रहे हो, कोई दूसरी सीरीज़ देख रहे हो, तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर समझा रखा है। आपको इतने आसानी से समझा रखा है कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लंदन में आयोजित जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि एक गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौते की वजह से महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अब सेम क्वेश्चन को कितने बार मैं करवा चुका हूं कि राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है, और राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 108 में। इसके तहत अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और यह है अनुच्छेद नंबर 108 में। हमारे देश के संविधान में राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन हैं। इनकी संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया है आपका कहाँ से, आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। और मेरे साथी, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति रखता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, जो कि वर्तमान में कोई नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर आपका कौन जो है लोकसभा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो वो करेगा राज्यसभा का सभापति। सभापति नहीं, उपसभापति, डिप्टी स्पीकर। सभापति तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं कर सकता। तो राज्यसभा का उपसभापति फिर आपका क्या कर सकता है, आपका राज्यसभा लोक संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कागज की जो मुद्रा है वो सर्वप्रथम किस देश के द्वारा आरंभ की गई थी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम जो है वन लाइनर में अक्सर पढ़ा करते थे, और जीके के वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं तो बेसिक ही मानता हूँ। अगर तो आप मेरी वीडियो देखते होंगे फिर आपको जीके के लिए कहीं भी नहीं जाना होता, कहीं भी नहीं। 27-28 क्वेश्चन आपके आराम से बनते हैं। ये मेरे बच्चों के, अपने भी बच्चों के रिव्यू है। तो चीन में पहली बार, जो आपका चीन कंट्री है, उनके द्वारा ही पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी, आपकी जो पेपर करेंसी है। और 7वीं शताब्दी में वहाँ का एक तांग राजवंश था, उसने करी थी। वहाँ पे तांग राजवंश हुआ करता था एक चीन का, उसके द्वारा सर्वप्रथम वहाँ पे कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा है वहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देखो मैं तो थक गया हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते, मुझे तो अब थकान हो रही है आपको बताते बताते कि भाया आपका जो ये क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है भाई 6 साल, और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, चलो मान लिया। लेकिन राज्यसभा का जो सदन होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी होता है।
तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राज्यसभा में जो है वो ये भी आपको याद रखना है कि अधिकतम सदस्य 250 बैठ सकते हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का चुनाव होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और राज्यसभा का जो सभापति स्पीकर होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बनेगा, परेशान करेगा पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। देखो, नॉर्वे देश ने मोदी जी को सम्मानित किया है और उसका जो नाम है वो है आपका क्या। तो नॉर्वे देश ने सम्मानित किया है, तो नॉर्वे का जो ये प्राइज है इसका नाम क्या है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि इस पुरस्कार का जो नाम है वो क्या है, जो कि नॉर्वे देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिया गया था। तो मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। ये पुरस्कार जो है वो नॉर्वे सरकार का विदेशी नागरिकों और जो नॉर्वेजियन नागरिक है उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और मोदी को ये जो है वो दिया गया है, वो जो हमारे देश के रिश्ते नॉर्वे देश के साथ अच्छे हो इसीलिए दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यहाँ पे पैमाना कौन सा है। देखो भूकंप की तीव्रता को मापने का जो पैमाना है वो रिएक्टर स्केल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना था। अब कुछ बच्चों ने सिस्मोग्राफ लगाया होगा, तो सिस्मोग्राफ तो एक प्रकार से वो यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब अक्सर लोग इसमें रिएक्टर स्केल और इसमें जो है वो भ्रमित हो जाएंगे कि यार क्या होगा। तो ये मापने का जो पैमाना है वो रिएक्टर स्केल है और ये ग्राफ है। ये क्या है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर आपको पता ही है, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि वायुमंडलीय जो दबाव है उसको मापने का काम आता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या उसका घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर बहुत काम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मातृवंशीय था। तो मातृवंशीय था आपका कौन सा, सातवाहन वंश। अब देखो सातवाहन वंश जो है वो भारतीय राजवंश के इतिहास का एक मतलब कि मातृवंशीय जो परंपराओं का पालन करने वाला वंश था। क्योंकि इस वंश के नाम में आपने देखा था ना कि जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र का अर्थ है कि गौतमी का पुत्र, समझ रहे हो ना। मतलब कि ये आपको यहाँ था कि यहाँ माँ का नाम जो है वो पहले लगाया जाता था। तो मतलब कि माता का नाम जब विशेष रूप से यूज़ किया जाता था तो वो कैसा था, मातृवंशीय था। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली था। वास्को डी गामा आए थे, 1498 में आए थे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कालीकट केरल में ये उतरे थे और जहाँ पे राजा जमहूरीन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आए थे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं कितने बार आपको बोला था कि भाई यहाँ पे बंदे हड़बड़ाते हैं कि पाक जल डमरू मध्य भारत। अब मैक्सिमम लोग सोचेंगे पाक जल डमरू मध्य है, आपका पाक स्टेट है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा। नहीं नहीं, मैंने कितने बार आपको बोला था कि भारत और श्रीलंका के बीच है आपका पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। ये क्वेश्चन कई बार हम कर चुके थे। अब आप सुनेंगे नहीं, मुझे पढ़ेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। नवंबर के लिए अभी से रेडी हो जाइए। 1 जुलाई से दोबारा पुनः एक सीरीज जो है वो शुरू हो रही है यूट्यूब के अंदर, एसपी टेट के लिए शुरू हो रही है। तमाम साथियों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी कि नई शिक्षा नीति एनईपी कब प्रस्तुत हुई। तो जब भी बात करें एनईपी की, देखिए इसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है आपकी लगभग 2020 के आसपास। और ये एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एग्जैक्ट आई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को। और यहाँ पे ये जो 34 साल पुरानी जो हमारी एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, जो हमारी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो 1886 के स्थान पर ही आती है 2020 में जो एनईपी आती है। तो एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। देखो आज मैं बिल्कुल भी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों नहीं आपने किया, मैंने बोला था, कई बार बोलता था कि नोबेल पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है और आपका जो बाकी चीज़ें वो भी इसी दिन दी जाती है। तो तमाम चीज़ें, तमाम बातें कितने बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे जो है वो यहाँ पर मानव अधिकार दिवस के रूप में इसको 1948 के बाद शुरू किया गया था।
भाई कितने बार ये क्वेश्चन बता चुका था। डियर स्टूडेंट्स, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में किस शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ा लिखा मूर्ख किस शासक को यहाँ पे जाना जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको अक्सर पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइज फूल भी कहा जाता है। और कारण यही है कि एक तो ये बहुत बुद्धिमान था और बहुत विद्वान भी था, लेकिन ये साहसी और जो महत्वाकांक्षी जो है वो निर्णय नहीं ले पाता था, मतलब कि असफल रहता था उन निर्णयों को लेने में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई है। बड़ी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं डिटेल से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हमारा प्यारा देश भारत देश कर रहा है। हमारा देश प्यारा है, भारत देश हमारा है। अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, और वहाँ के लोगों को कहा था रेड इंडियन। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि क्वाड समूह के सदस्य के 4 देश कौन से। तो क्वाड समूह के जो सदस्य देश है वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका ये चारों ही आपको डिटेल से याद रखने थे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा शॉर्टकट जरूर बताया, आंसर की बता रहा था। तो तमाम साथियों को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे आए थे, और अगर पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तमाम साथियों को हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज जरूर लिखें। जय माँ भगयाणी।